गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 12वीं क्लास में पाठ 4 में श्रेणिक व्यवस्था तंत्र के विषय में समझाऊंगी। बच्चों श्रेणिक व्यवस्था तंत्र क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। 12वीं क्लास में बीए जो है आपका पाठ 4 है। पाठ 4 है व्यवस्था तंत्र। व्यवस्था तंत्र में आज मैं आपको श्रेणिक व्यवस्था तंत्र के विषय में समझाऊंगी। श्रेणिक व्यवस्था तंत्र के आधुनिक स्वरूप का व्यवस्था तंत्र है। श्रेणिक व्यवस्था तंत्र क्या है? आधुनिक स्वरूप का ये व्यवस्था तंत्र है। व्यवस्था तंत्र अलग अलग प्रकार के ढांचे के होते हैं। व्यवस्था तंत्र का ढांचा क्या है? अलग अलग प्रकार का होता है। एक सामान्य क्रम का ढांचा जो निर्णय प्रक्रिया का भाग है, और टेक्निकल प्रश्नों के समाधान संबंधी ढांचा जिसे प्रोजेक्ट ढांचा कहते हैं। इन दोनों ढांचों के समन्वय से उत्पन्न ढांचे को श्रेणिक व्यवस्था तंत्र कहते हैं। मतलब ये प्रोजेक्ट का जो ढांचा है, इन दोनों के समन्वय से जो उत्पन्न हो रहा है उसे हम श्रेणिक व्यवस्था तंत्र कहते हैं। इस प्रकार श्रेणिक ढांचा कार्यानुसार साथ ही प्रोजेक्ट व्यवस्था तंत्र के को समाविष्ट करता आधुनिक विशिष्ट प्रकार का ढांचा है। इस प्रकार के व्यवस्था तंत्र में कार्यानुसार विशिष्ट के लाभ प्राप्त होते हैं, साथ ही प्रोजेक्ट संचालन द्वारा होने वाला लाभ भी प्राप्त होता है। इस प्रकार के व्यवस्था तंत्र में कार्यानुसार विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होते हैं, साथ ही प्रोजेक्ट संचालन द्वारा होने वाले लाभ भी प्राप्त होते हैं। यह अनेक आदेश पद्धतियों का उपयोग करता व्यवस्था तंत्रीय ढांचा है। इसमें क्या है बच्चों, देखो श्रेणिक व्यवस्था तंत्र के क्या है, दो प्रकार के इसमें ढांचे। एक सामान्य प्रकार का ढांचा है जिसमें क्या निर्णय लेने की प्रक्रिया की जाती है, दूसरा टेक्निकल प्रश्नों का समाधान किया जाता है। और इन दोनों के समन्वय से क्या है, श्रेणिक व्यवस्था तंत्र का ढांचा तैयार होता है। अब है इसकी रचना। श्रेणिक व्यवस्था तंत्र में कार्यानुसार विभागीकरण और प्रोजेक्ट विभागीकरण का समन्वय दिखाई देता है। श्रेणिक व्यवस्था तंत्र में क्या है, कार्यानुसार विभागीकरण और प्रोजेक्ट विभागीकरण का समन्वय यानी दोनों का संबंध दिखाई देता है। इस प्रकार के व्यवस्था तंत्र में प्रत्येक प्रोजेक्ट मैनेजर को अलग अलग प्रोजेक्ट का दायित्व दिया जाता है। जितने प्रोजेक्ट होते हैं उतने प्रोजेक्ट मैनेजर नियुक्त करते हैं। इसमें जितना प्रोजेक्ट होता है उनके लिए उतने मैनेजर नियुक्त किए जाते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर का दायित्व प्रोजेक्ट को समय पर साथ ही सफलतापूर्वक पूर्ण करने का होता है। इस प्रोजेक्ट में मैनेजर का दायित्व क्या होता है, उसको जो प्रोजेक्ट मिला है उसको सही समय पर उसको पूरा करना वो उसका दायित्व होता है। प्रोजेक्ट कार्य के लिए आवश्यक विशेषज्ञ स्टाफ को अलग अलग कार्य विभाग में से प्राप्त किया जाता है। इन प्राप्त विशेषज्ञों को अलग अलग टुकड़ियों में विभाजित किया जाता है। उदाहरण स्वरूप संशोधन और विकास विशेषज्ञ, उत्पादन रचना विशेषज्ञ, तकनीकी विशेषज्ञ, कंप्यूटर विशेषज्ञ आदि। इन विशेषज्ञों को प्रोजेक्ट कार्य दौरान किसी भी विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। प्रोजेक्ट पूर्ण होते ही इनको मूल विभाग में वापस भेज दिया जाता है। मतलब प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए इन मैनेजरों का निर्माण किया जाता है और जैसे ही ये पूरा हो जाता है फिर इनको वहीं वापस भेज दिया जाता है। देखो श्रेणिक व्यवस्था तंत्र का ढांचा है। जनरल मैनेजर में उत्पादन है, क्रय, इंजीनियरिंग, संशोधन और विकास। प्रोजेक्ट मैनेजर। ऊपर के चार्ट से स्पष्ट पता चलता है कि श्रेणिक व्यवस्था तंत्र में अधिकार का प्रवाह दोहरा होता है। जैसे कि जनरल मैनेजर की ओर से विविध विभागों को साथ ही विविध प्रोजेक्ट के संचालकों को ऊपर से नीचे की ओर सीधी रेखा में सत्ता दी जाती है। बाईं पक्ष में यह भी दर्शाया गया है कि प्रत्येक प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट मैनेजर स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। इसके लिए आवश्यक विशेषज्ञ अलग अलग विभागों में से प्राप्त व्यक्ति हैं। इसके लिए आवश्यक विशेषज्ञ हैं जो अलग अलग विभाग से के प्राप्त व्यक्ति हैं। इस प्रकार व्यवस्था तंत्र में श्रेणिक रचना होती है। इस प्रकार के व्यवस्था तंत्र में श्रेणिक व्यवस्था तंत्र की रचना की जाती है, जहाँ टेक्नोलॉजी और कार्य दोनों महत्वपूर्ण हो ऐसे संयोगों में समन्वय करना आवश्यक होता है। श्रेणिक व्यवस्था तंत्र का निर्माण करना क्यों आवश्यक होता है बच्चों? क्योंकि श्रेणिक व्यवस्था तंत्र जो है इसमें दो प्रकार का ढांचा होता है। एक सामान्य क्रम का होता है, एक टेक्निकल प्रश्नों का समाधान
करना होता है, इसलिए इन दोनों का समन्वय यहाँ पर होता है। वहाँ इस प्रकार का व्यवस्था तंत्र अधिक अनुकूल सिद्ध होता है और ऐसी जगहों पर इस प्रकार का व्यवस्था तंत्र क्या अधिक अनुकूल सिद्ध होता है, यानी लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी वो सिद्ध होता है। अब है विकेंद्रीकरण, यानी कि किसी भी स्थान से व्यक्ति को उसके पद से हटाकर फिर पुनः वहाँ उनका विभाजन करके उस स्थान पर लाना, वो विकेंद्रीकरण होता है। व्यवस्था तंत्र का अध्ययन करने से दो बातों की स्पष्टता होती है। पहला, कितनी ही व्यावसायिक इकाइयाँ ऐसी होती हैं कि जिनमें मात्र उच्च स्तर पर ही अधिकार केंद्रित होते हैं। मतलब कितनी ऐसी व्यावसायिक इकाइयाँ हैं, मात्र किनको अधिकार प्राप्त होते हैं जो उच्च स्तर पर होते हैं। उच्च स्तर द्वारा ही अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं और ज़्यादातर निर्णय उच्च स्तर के अधिकारी ही लेते हैं। दूसरा है, कितनी व्यावसायिक इकाइयों में हर स्तर पर कार्यरत कर्मचारी को अमुक निर्णय लेने का अधिकार दिया जाता है। ये अपने कार्य के संदर्भ में योग्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसमें क्या रहता है, कितनी व्यावसायिक इकाइयों में हर स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों की अमुक निर्णय लेने का अधिकार होता है। और देखो ऊपर क्या था कि उसमें सिर्फ उच्च स्तर के कर्मचारियों को अधिकार रहता है और इसमें क्या है, कर्मचारियों को छोटे मोटे निर्णय लेने का अधिकार दिया जाता है ताकि अपने कार्य के लिए उचित निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकें। इसमें दो चीज़ें हैं, एक में तो अधिकारी जो उच्च स्तर के होते हैं वो निर्णय लेते हैं और दूसरे में क्या होता है, जो निम्न स्तर के कर्मचारी रहते हैं वो छोटे मोटे निर्णय ले सकते हैं। इसलिए विकेंद्रीकरण में हमें दो बातों की स्पष्टता हमें होती है। प्रथम प्रकार के व्यवस्था तंत्र में उच्च स्तर पर ही अधिकार केंद्रित होने से उसे केंद्रीकरण कहते हैं, जबकि दूसरे व्यवस्था तंत्र में प्रत्येक स्तर पर निश्चित अधिकार दिए जाने के कारण इसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। विचार, विकेंद्रीकरण का विचार अधिकार और दायित्व के साथ जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण विचार है। विकेंद्रीकरण का विचार किसके साथ जुड़ा, अधिकार और दायित्व के साथ जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण विचार है। संचालकों के द्वारा अधिकार केंद्रित रखना या विकेंद्रित करना, स्वयं निश्चित करना ही पद की इकाइयों के लिए विकेंद्रित अधिकार का विचार सफलता दिलाता है। अर्थ, उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर क्रमशः अधिकार सौंपने के व्यवस्थित प्रयत्न को विकेंद्रीकरण कहते हैं। मतलब उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर की ओर क्रमशः अधिकार जो जिस लायक है उसका वो अधिकार उसको सौंपना और व्यवस्थित रूप से प्रयत्न करना, उसे हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। व्याख्या, हेनरी फ्योल के अनुसार अधीनस्थों को अधिकार सौंप कर कार्य विभाजन करके निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना अर्थात विकेंद्रीकरण। ऐसे प्रबंधक के जिस स्तर पर कार्य करना है उस स्तर पर कर्मचारी को निर्णय लेने की अधिकार देने को विकेंद्रीकरण कहते हैं। इसमें कि हेनरी फ्योल का क्या कहना है कि जो अधीनस्थ जिस स्तर पर कार्य कर रहे हैं उनको उस स्तर पर उनका अधिकार और उनको दायित्व को सौंपना चाहिए। महत्व, संचालन की सफलता का आधार ज़्यादातर अधिकार और दायित्व के योग्य विभाजन पर है। केंद्रीकरण में आत्म केंद्रित, अवैज्ञानिक निर्णय, असहयोग, विशिष्टीकरण का अभाव और अधिक कार्यभार जैसी हानियां होती हैं। इसलिए अधिकार और दायित्व के उचित विभाजन के कारण विकेंद्रीकरण का विचार खूब प्रचलित हो गया है। आधुनिक समय में व्यावसायिक इकाइयों में विकेंद्रीकरण का उपयोग बड़े पैमाने पर होता दिखाई देता है। त्वरित निर्णय, विकेंद्रीकरण में जिस किसी कार्य के साथ जो व्यक्ति जुड़े हैं उन्हें उस कार्य या प्रवृत्ति के संबंध में निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है। विकेंद्रीकरण में क्या है, जिस कार्य के लिए जो व्यक्ति जुड़ा है उसको उस कार्य में निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है। इसलिए जिस स्तर पर कार्य करना है वही निर्णय लेकर उसका अमल प्रारंभ हो जाता है। इसलिए निर्णय त्वरित और प्रभावपूर्ण लिए जाते हैं। इसमें क्या निर्णय त्वरित यानी खुद लेते हैं, इसलिए कैसे वो प्रभावशाली साबित होता है। दूसरा है उच्च स्तर के कार्यभार में कमी। उच्च स्तर ऐसा स्तर है जहाँ ज़्यादातर नीति विषयक निर्णय लिए जाते हैं। विकेंद्रीकरण द्वारा मध्य या निम्न स्तर को विविध निर्णय लेने का अधिकार दिया जाता है, जिससे उच्च स्तर के संचालकों के कार्यभार में कमी हो सकती है। अभिप्रेरणा में वृद्धि,
विकेंद्रीकरण से कर्मचारी के आत्मगौरव और अभिप्रेरणा में वृद्धि होती है। विकेंद्रीकरण से क्या है, कर्मचारी का आत्मसम्मान बढ़ता है और कार्य के प्रति उत्साह बढ़ता है। उच्च स्तर द्वारा मध्य स्तर और निम्न स्तर के कर्मचारियों को जिस किसी भी कार्य संबंधी निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी गई हो और उसके द्वारा लिए गए निर्णय सफल होने से उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। वो विविध परिस्थितियों में किस प्रकार निर्णय लेकर उनका सामना कर सकते हैं, इसका अनुभव प्राप्त हो जाता है उनको। संचालकीय प्रतिभा का विकास। विकेंद्रीकरण के मध्य और निम्न स्तर के कर्मचारियों उनके अधिकार के अनुरूप निर्णय लेते हैं और उसके परिणाम संबंधी दायित्व स्वीकार करते हैं। उनको जिस किसी कार्य के लिए स्वतंत्रता दिए जाने से उनमें अधीनस्थों का नेतृत्व करना, उनके मध्य संकलन साधना, स्वयं के कार्यों का आयोजन करना और नियंत्रण बनाए रखना जैसी योग्यता विकसित होती है, जिससे कर्मचारियों को विविध परिस्थितियों में निर्णय लेकर अपनी प्रतिभा बताने का अवसर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा भावी संचालकों का निर्माण होता है। क्या इसमें विकेंद्रीकरण क्या, कर्मचारियों को उनका अधिकार दिया जाता है, तो अधिकार के द्वारा क्या है, वो कार्य करते समय सही गलत का निर्णय ले सकते हैं। तो सही गलत का निर्णय लेने से क्या होता है, कार्य कैसा एकदम प्रभावशाली और अच्छे से हो जाता है। प्रभावशाली नियंत्रण। प्रत्येक स्तर के कर्मचारियों के पास पर्याप्त अधिकार होने से अपने अधीनस्थों की गलती के लिए दंडात्मक कदम उठाना सरल हो जाता है। इसमें क्या है बच्चों, जो प्रत्येक कर्मचारी हैं उनको उनका अधिकार देने से क्या हो रहता है कि वो सही समय पर सही कदम उठा सकते हैं। मान लो उनसे कोई गलती हो गई या उनसे नीचे के कर्मचारी से कोई गलती हो गई तो कैसा वो सही समय पर सही दंड दे सकते हैं, जिस कारण प्रभावशाली अंकुश बना रहता है, जिस कारण वो प्रभावशाली नियंत्रण क्या है, सफल बना रहता है। 6वां है संवादिता का सृजन। विकेंद्रीकरण द्वारा प्रत्येक स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों को निर्णय प्रक्रिया में विशेष महत्व दिया जाता है। प्रत्येक स्तर में अधिकारियों और कर्मचारियों अर्थात आदेश देने वाले और उनके मध्य जो चर्चा विचारणा द्वारा योग्य निर्णय लिए जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक समूह दूसरे समूह के संपर्क में आते हैं। इससे इकाई में सहयोग वातावरण सर्जित होता है और संवादिता का सर्जन होता है। तो बच्चों, इसके बाद हम इसकी सीमाएं और अधिकार जो है आपको कल समझाएंगे। धन्यवाद।